दोस्तों, आप सब लोग चुपके से आकर वीडियो देख जाते हैं मगर हमें सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे में हमें हिम्मत कैसे मिलेगी? या ऐसे करेंगे तो आप तक अपडेट कैसे होगा कि आज नई कहानी आई है? तो प्लीज सिर्फ देख कर ना जाएं, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बढ़ेगा लव सिटी तभी तो कहानियां करेगा लव सिटी। प्लीज सपोर्ट अस दोस्तों। सागर गंगा के एकदम करीब था। वो उसके आंसुओं को चूम रहा था। धीरे धीरे गंगा भी खुद पर काबू खो रही थी। तुम कहोगी तो मैं यहीं रुक जाऊंगा, पर आज मैं रुकना नहीं चाहता गंगा। हर बार गंगा जो सागर में समाती है, इस बार तुम्हारा सागर गंगा से मिलना चाहता है। मुझे करीब आने से मत रोको। और गंगा भी सागर को बाहों में भर लेती है। मैं जानता हूँ तुम्हारे इस नरम दिल पर उस ऋषभ ने बहुत चोटें दी है ना, और मैंने भी, पर तुम तो मुझसे प्यार करती थी, तो मेरा हक था तुमको गम देने का, मगर उस ठाकुर ने तुमको रुलाया कैसे? और गंगा को ऋषभ द्वारा किए गए उस अपमान की याद आती है और वो अपना आपा खो देती है। वो भी सागर को थाम लेती है। दोनों बहुत करीब आ गए थे। सागर गंगा को भूसे के बने उस बिस्तर की ओर ले जाने लगता है। मैं थक गई हूँ सागर, मुझे अब कुछ देर आराम करना है, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ ना जान, आओ इधर आओ, मैं सुलाता हूँ आज मेरी गंगा को। मैंने गलत जरूर किया है गंगा, पर मैं बुरा नहीं हूँ, आओ मेरे पास। गंगा भावनाओं के उफान पर थी और वो सागर के आगोश में चली जाती है और रात उन नजदीकियों के बीच ढलती चली जाती है। और दूसरी ओर ऋषभ गंगा के इंतजार में ही वहीं टेबल पर सर टिकाए सो जाता है। तभी दरवाजा खुलता है और गंगा एंटर करते हुए ऋषभ को ऐसे देख परेशान होती है। ऋषभ जी, ये सब क्या है? ऋषभ आंखें मसलता हुआ सकपकाकर गंगा की ओर देखता है। ये सब बुझी हुई कैंडल्स और रात का बासी ठंडा खाना है गंगा, जो कल तुम्हारे चेहरे की तरह ताजा था। और ये मोमबत्तियां वैसी ही रोशनी दे रही थी जैसे तुमने मेरे जीवन में आकर कर दी है। पर देखो, सब कुछ अब ठीक वैसा ही हो गया है जैसा अब मेरा जीवन, अंधेरा भरा, सुस्त, मुरझाया हुआ, बासी बासी सा। ऋषभ, बस आगे क्यों कर रहे हैं आप ये सब? ऋषभ बहुत हिम्मत करके गंगा का हाथ थाम कर उसकी आंखों में आंखें डालता है। हर क्यों की वजह बताई नहीं जाती, बस महसूस की जाती है गंगा। अब मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ तो तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, बताओ। साहेब, मेरे तो दिल की धड़कन में घंटे बजने लगे हैं। अरे मुझको छोड़िए ना साहेब। गंगा, ये तुम इरावती की आवाज में क्यों बात कर रही हो? क्योंकि मैं इरावती ही हूँ साहेब, छोड़िए मेरा हाथ। ऋषभ आंख मसलकर देखता है तो उसने सचमुच इरावती को थाम रखा था, जो हाथ में झाड़ू थामे हुए खड़ी थी। ऋषभ सकपकाकर दूर हट जाता है। साहेब, आप रात भर यहीं सो गए थे क्या? और कल इस प्लान के लिए ही आपने मेरी छुट्टी करी थी क्या? हाँ इरावती, पर सब वेस्ट रहा, गंगा आई ही नहीं। वो आएगी भी नहीं साहेब। माफ करना, गंगा दीदी ने मुझे मुंह खोलने के लिए मना किया था, मगर आपकी ये हालत देखने के बाद तो मैं चुप भी कैसे रहूं? मैं तो आपका नमक खाती हूँ ना साहेब। दरअसल उस रात के बाद गंगा दीदी ने आपके और आपके परिवार को छोड़ देने का फैसला कर लिया था। वो यही बोली कि जहाँ उनकी जरूरत नहीं है अब वो हर उस जगह से चली जाएंगी। वो अब नहीं आएंगी साहिब। मैं ये खाना जानवरों को डालाती हूँ। इरावती तो बड़बड़ाकर चली गई थी, मगर ऋषभ के कानों में तो बस एक ही बात घर कर रही थी, वो अब नहीं आएंगी साहिब। गंगा, तुमको आना होगा। और ऋषभ गंगा को इधर उधर हर जगह ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर तबेले की ओर पड़ती है। क्या आपकी बेटी यहाँ आई थी? हमारी बेटी ठाकुर सा, यानी वो गंगा ही है। ए जी, आप एकदम सही कहते थे कि ठाकुराइन और कोई नहीं, हमारी गंगा ही है। अब तो सब समस्या का हल हो गया जमाई साहब। एक मिनट, मुझसे अपना रिश्ता जोड़ना बंद करो तुम सब। गंगा और मेरी शादी नहीं हुई है, वो बस मेरी बच्ची की बिन ब्याही माँ है। बिना शादी के एक आदमी के साथ रहना, माफ कीजिएगा गंगा के पिताजी, पर आपसे तो अच्छी तरह से रखा मैंने गंगा को। और इंसानियत दिखाने के लिए ना कोई रिश्ता हो ये जरूरी नहीं, वरना खुद के सगे माँ बाप और बहन भी गंगा को ठोकरों में रखते थे। ये सुनते ही वसुधा, संजीव और अमृता नजर झुका लेते हैं। पनौती वो नहीं, पनौती आप लोगों की किस्मत थी, जिसने कभी गंगा के बहाव को बहने ही नहीं दिया, बस बांध के रखा अपने घर में, जैसे वो नदी नहीं कोई नाली हो। एक बार बहने तो दिया होता, फिर देखते उस गंगा की रफ्तार। खैर, भैंस के आगे मैं क्या ही बीन बजाऊं। तुम लोगों का चेहरा देखकर तो लग रहा है कि गंगा तुमसे मिली तक नहीं है। अच्छा ही हुआ, वैसे भी वो तुमसे दूर रहे ये जरूरी है उसके लिए। चलो काम पर लगो सबके सब। ऋषभ झल्लाकर वहां से चला जाता है। संजीव, वसुधा ऋषभ की इस फटकार से बहुत चिढ़ जाते हैं। बापू, ठाकुराइन ही गंगा निकली, हमें उससे बात करनी चाहिए। करेंगे बिटिया, जरूर करेंगे, पर तूने एक बात ध्यान दी, हमारी औलाद और तेरी बहन के सामने हम हर जगह जलील होते रहे।
पर उसने उफ तक नहीं करी। सड़क पर भिखारी की तरह आ गए। लेकिन तब भी उसने ये नहीं सोचा कि कैसे माँ बाप बहन की मदद की जाए, और फिर एहसान के लिए इस तबेले में लाकर पटक दिया। वो चाहती तो हमें भी हवेली में रख सकती थी। लेकिन नहीं, खुद को तो भाई शीश महल और माँ बाप धोए अस्तबल। ए जी, सब समझ गई अब मैं भी। उस मुई गंगा ने ही हमसे बदला लेने के लिए ये सब किया है ना। सही ही कहा है, जब पूत ही कपूत हो तो उसे माँ बाप के दुख कहाँ ही नजर आएंगे। उसी दिन के लिए इतने कष्टों से पाला था क्या मैंने उसे, जो अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और खुद ठकुराइन बनकर बैठ गई, वो भी बिन ब्याही। राम 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 राम। तू रो मत भाग्यवान, तू रो मत। अब हमें उससे उसी की बोली में बात करनी होगी। वो ठकुराइन नहीं, गंगा है। ये बात हमें पता लगी है ना, जनता को तो नहीं। अब देख कैसे मैं इस ठाकुर की हेकड़ी पर चोट करता हूँ। कृष्णा भी कहीं उस गंगा के चक्कर में तो मुझसे टेढ़ा नहीं हो गया। आखिर माजरा क्या है मुझे जानना ही होगा। ऋषभ कुलगुरु की मदद से गंगा की सब डिटेल लेकर वो सब जगह देखते हैं जहाँ वो हो सकती है, मगर वो कहीं नहीं मिलती है। तब उसे ध्यान आता है कि गंगा अक्सर खिड़की से दिखने वाली उस नदी का जिक्र करती थी, और ऋषभ वहीं जा पहुंचता है। वो देखता है कि नदी किनारे तो कुछ भी नहीं है। अचानक तेज बारिश होने लगती है। ऋषभ संभलता कि वो भीगने लगता है और उसे दूर बना वो छप्पर नजर आता है। वो उस ओर बढ़ने लगता है। उधर छप्पर से रिसकर बारिश अंदर आ रही थी। भूसे के ढेर पर सो रहे गंगा और सागर भीगने लगते हैं। गंगा के चेहरे पर बारिश का गिरना उसकी नींद खोल देता है। वो बारिश गिरने से खुश थी। बारिश मेरा सबसे पसंदीदा मौसम। जब बारिश की बूंदें चेहरे पर गिरती है तो लगता है जैसे वो मुझे चूम रही हो। और गंगा इठलाते हुए छप्पर से आ रही बारिश में झूमने लगती है। सागर की भी आंख खुल गई थी। वो उसे इतना खुश देख खुद भी खुश हो रहा था। मुझे बारिश में नहाना है। वो इतना बड़ा आसमान बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। अब मैं खुद को इस छप्पर में कैद नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मुझे बाहर जाना चाहिए। गंगा खुश होकर सीधे छप्पर से बाहर निकलती है। दूर आ रहे ऋषभ की नजर गंगा पर पड़ती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है, और वो कदमों की गति को बढ़ाता हुआ गंगा की ओर बढ़ता है। गंगा बारिश में इठलाते हुए छपाक करने लगती है। आजादी, आजादी की बारिश कितनी लुभा रही है ना मुझे सागर। और तभी सागर भी छप्पर से बाहर आकर गंगा का पल्लू थाम लेता है और उसे गंगा से लिपटाते हुए उसके करीब होने लगता है। ऋषभ जैसे ही ये नजारा देखता है उसके कदम खुद ब खुद भारी होकर रुक जाते हैं। बारिश के पानी में ऋषभ के आंसू भी अब बह चले थे। मैंने देर कर दी ना गंगा, हाँ मैंने देर कर दी। ऋषभ अपने कदम पीछे ले रहा था। वहाँ गंगा आंख बंद किए पानी को खुद के चेहरे पर गिरा रही थी और सागर ने उसे थाम रखा था। ऋषभ अपने गम को बारिश में बहाकर घर लौटने की बजाय एक पेड़ के पास जाता है जो उसकी पत्नी यानी नर्मदा की याद में लगाया गया था। बारिश से भीगकर पेड़ बहुत सुंदर लग रहा था। ऋषभ उसके तले बैठ जाता है। नर्मदा, क्यों हाथ थामने वाली बात कही तुमने? मैं खुश था ना बिना दिल लगाए गंगा से? फिर क्यों मुझे वो सब कहा जो कभी कल्पना में भी सच नहीं हो सकता था? बोलो नर्मदा बोलो, आज तुमको जवाब देना होगा। हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी कि तुम आकर जब चाहे मुझे कुछ भी कहकर गायब हो जाओगी। बोलो नर्मदा बोलो, गंगा के मन में बस सागर ही बसा है। मैं कहाँ हूँ? कहीं तो नहीं, तो क्यों थामेगी वो मेरा हाथ, क्यों? तभी ऋषभ के कानों में हंसी की आवाज गूंजती है और वो देखती है कि नर्मदा उसके बगल में आकर बैठ जाती है। वो मुस्कुरा रही थी। ऋषभ उदास था तो वो उसकी गोद में सो जाता है। ऋषु, तुम ऐसे बच्चों वाली बातें कब से करने लग गए हो? ऋषु, किसी के दिल में जगह मिलती नहीं है, बनाई जाती है। सागर गंगा का प्यार है, उसे उसके उफान को थामने में बहुत समय लगेगा। तुम उसे समय दो तो गंगा तुम में जरूर घुलेगी, समझी बुद्धू? और नर्मदा ये कहकर गायब हो जाती है। ऋषभ अपने आंसू पोंछकर समझ गया था कि उसे अब क्या करना है। सागर गंगा के करीब आ रहा था। सागर रुको, मुझे अभी भी एक शंका है कि क्या मेरा दिल तुम्हें अभी भी चाहता है कि नहीं? डाउट, वो भी मुझे लेकर। अरे मेरे जहन में तुम्हारे अलावा और होगा ही कौन? इस गंगा पर बस मेरा हक है, मेरा। गंगा बस सागर की ही हो सकती है। और सागर बेकाबू होकर गंगा को बाहों में थाम कर उसे चूमने लगता है, लेकिन गंगा उसे बार बार रोकती है और फिर जोर से धक्का मार कर दूर करती है। बस सागर बस, मैंने कहा ना बिना शंका दूर हुए नहीं। तुम मेरे साथ उसी जगह चलो जहाँ हम तुम पहली बार मिले थे। सागर गंगा के साथ नदी के उसी किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है। गंगा सागर के साथ अपनी पहली मुलाकात की हंसी ठिठोली याद कर हंसती है। उसे खुश देखकर सागर जान गया था कि गंगा के मन में बस वही बसा हुआ है। एक मिनट सागर, गंगा के मन की तह तक जाने के लिए मुझे आंख बंद करनी होगी। अगर तुम्हारा चेहरा मुझे पल पल प्रतिपल दिखा
तो मैं तुम्हारी हूँ वरना नहीं। और गंगा आंख बंद करती है। सागर उधर भगवान से मना रहा था कि सागर का ही चेहरा गंगा को नजर आए। गंगा अपने ख्यालों में खो रही थी कि उसे वही काली परछाई पीट करे नजर आती है और गंगा उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। ओ अजनबी, कौन हो तुम, क्या हो तुम? परछाई आहिस्ता से पलटती है और गंगा जैसे ही उसका चेहरा देखने लगती है, असल में ऋषभ वहां पहुंच जाता है और गंगा का हाथ कसकर थामता है और गंगा की आंखें खुल जाती हैं। हाँ, हाँ, आप? हाँ मैं। आखिर कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर नर्मदा? अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो वो क्या साथ छोड़ देते हैं? हाँ नहीं ना। भूमि ने तुम्हारी याद में रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। चलो अभी घर, वैसे भी बाहर माहौल कुछ ठीक नहीं है। ऋषभ सागर की ओर घूर कर कहता है और ऋषभ गंगा का हाथ थाम कर उसे अपने साथ ले जाने ही लगता है कि तभी पीछे से सागर भी गंगा का हाथ थाम लेता है। ओ हेलो, कहाँ ले जा रहे हो मेरी गंगा को? सच तो अब मुझे भी पता है कि आपकी बीवी नहीं, मेरी गंगा है। गंगा के आगे उसका वर्तमान था ऋषभ और पीछे उसका गुजरा कल सागर। दोनों ने ही गंगा को थाम रखा था, लेकिन आखिर में गंगा किसे चुनेगी, आने वाला कल या गुजरा कल? आपको क्या लगता है दोस्तों? जल्दी कमेंट में बताइए और देखते रहिए बिन ब्याही माँ केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट मस्ट प्लीज।